अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज नवाज शरीफ अजीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नैब अदालत में पेश हुए, जहां नून लीग के कारकुनान सपोर्ट के लिए आए हुए थे। कुछ कारकुनों ने फूल फेंकने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ECL में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम डालने का फैसला हो गया है। नाजरीन, शायद हुकूमत को खदशा है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हसन हुसैन नवाज और इसहाक डार को भी मुल्क वापस लाने की बात की है। कल इमरान खान ने तहरीक इंसाफ का तफसीली 5 साला प्लान दिया, पर इसमें खारजा पॉलिसी पर तफसीलन बात नहीं की, और जबकि मुल्क की मईशत खसारे में है, ये तरक्याती काम कैसे होंगे ये भी नहीं बताया। तकरीर में नेक ख्वाहिशात तो थीं, पर इमरान खान इसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे ये नहीं बताया, और फिर अपने इत्तेहादियों को भी तो मुतमईन करना है। जो 6 नुकात हमने पेश किए थे उसमें थे मिसिंग पर्संस की बाजियाबी। जनाब स्पीकर साहब, ये जो मैं लाया हूं ये प्रोविंशियल असेंबली का बजट नहीं है, ये नेशनल असेंबली का बजट नहीं है, ये हमारे 5000 से ज्यादा मिसिंग पर्संस की फहरिस्त है। और ये फहरिस्त एक बार नहीं, कई बार गुज़श्ता हुकूमतों के सामने हमने गड़गड़ा कर उनके सामने पेश की, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ उस पर। नाजरीन, दूसरी तरफ PTI और पीपल्स पार्टी का अजीब रिश्ता बन रहा है। 17 अगस्त को जब वजीर आजम का इलेक्शन हुआ, तब पीपल्स पार्टी ने तकरीर तो सख्त की और PTI पर ही की, पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम का वोट देने से इनकार कर दिया। लिहाजा मुतहदा अपोजिशन को पहला धचका लगा। The Prime Minister select and wish him good luck. और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर डेस्क भी बजा दिया। और अब जबकि नून लीग ने सेनेट में अपोजिशन लीडर यानी पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान तब्दील करने की दरख्वास्त दी है, तो क्या ईद के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग सेनेट में आमने सामने होंगे? हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल वाउडा साहब तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। सबसे पहले फैसल वाउडा साहब, जो मुझे हैरान ही हुई है एक तरीके से, वो ये हुई है कि जब आप लोगों को हिरासत में लेते हैं फूल फेंकने के लिए, तो उनके ऊपर FIR कौन सी दर्ज होती है? बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए जी, जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है वो कानून के तहत ही की जाएगी। जो उस पर हम ना SHO हैं, ना हम IG हैं, ना हम DIG हैं, जिन्होंने हम इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं, और जो इंस्टीट्यूशनल पावर्स है उनके पास, उसके तहत वो करेंगे। हम इंटरफेरेंस करेंगे। हमें एक नोटिफिकेशन भेजी गई कि जी ECL में नाम उन्होंने सजेस्ट किया, कानून ने, इदारे ने, हमने उसके ऊपर, हमारा काम था कि हम एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं। हमने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि हमारे पास रिकमेंडेशन थी। रिकमेंडेशन ना होने की होती तो हम नहीं करते। हम कोई पॉलिटिकल रिवेंज लेने आने आए हैं, ना हमारा किसी जाती झगड़ा है। मगर फैसल वाडा साहब, आप रुकन कौमी असेंबली हैं, आप एक राय रखते हैं, क्या आप समझते हैं कि मुनासिब था कि कोई अगर फूल फेंके पाकिस्तान के अंदर तो उसको हिरासत में ले लिया जाए? देखिए जी, मैं मुनीर साहब आपकी बात की कदर करता हूं। मैं एग्जैक्टली स्पॉट मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ फूल फेंकने पे ये अरेस्ट हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था। अगर जैसे पिछली बार सहाफियों को नहीं जाने दिया तो मैंने उस पर कहा कि जी सहाफियों का राइट है, उनको जाना चाहिए, दे शुड बी अलाउड टू कवर एवरीथिंग। तो जहां क्लैरिटी है वहां क्लैरिटी के साथ चलेंगे। अगर आप कहती है सिर्फ, मैं आपकी बात को क्रेडिबल इसलिए मानूंगा बिकॉज यू आर अ न्यूट्रल पर्सन। अगर आप कहती है कि सिर्फ फूल पहले में अरेस्ट किया गया है तो नहीं होना चाहिए था, बट वो क्यों हुआ है और उसकी तफसीलात वो खुद देंगे। ठीक है मुसद्दिक साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आपको भी तो कुछ मालूमात आई होंगी कि आखिरकार लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया आज? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ अशार वशार सुनाने चाहिए कि फूल फेंकने के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया गया। ये तो पाकिस्तान में उर्दू लिटरेचर के अंदर होता है, वो भी शायरी में, नज़र में नहीं होता, जो आज इन्होंने काम किया है। मुस्तफा नवाज ने सुना भी दिया जी।
सुनाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नहीं, अगला मिसरा मुझे भूल गया। अच्छा, अगला मिसरा उनको भूल गया। बहरहाल बात ये है कि लेकिन बात ठीक है, इनकी बात ठीक है। देखिए सुनिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सिर्फ कहने से कि आप अगर फूल फेंक रहे हैं, पत्थर नहीं फेंका, कोई चीज़ तोड़ी नहीं है, अगर फूल फेंकने पे आप इस तरह के इंतजाम करेंगे तो ये याद रहे कि इस वक्त कैड के वज़ीर जो हैं वो इमरान खान साहब खुद हैं। ये भी याद रहे कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के वज़ीर जो हैं वो इमरान खान साहब खुद हैं। तो कैड की वजारत जिसके तहत इस्लामाबाद आता है, उसके तमाम मज़ाफ़ात आते हैं, उसकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन आती है, और इंटीरियर जिसके तहत तमाम लॉ इन्फोर्समेंट आती है, ये तमाम मामलात जो हैं ये इमरान खान साहब के पास हैं। तो ये कहना कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है। कोई कानून बताया जाए कि किस कानून के तहत वो ये कानून है कि अगर आप फूल फेंकें तो आपके ऊपर जुर्म लग जाता है। ये तो वैसे ही है, जिस दिन हम लोग रैली के लिए आए थे तो हमें अखबार से पता चला कि ATA के मुकदमात लग चुके हैं। आप भी वहाँ पे मौजूद थी, आपने क्या देखा, क्या तोड़ फोड़ हुई? आप वहाँ पे पूरी रैली में मौजूद थी। कोई आपने देखा कि कोई सरकारी किसी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया हो या किसी के ऊपर तशद्दुद किया हो? जी, मुसद्दिक साहब सिर्फ ये बताइए कि ये इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी को बेल मिल जाएगी? देखिए, इस वक्त तो कम से कम जो हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह से इस मुकदमे को देखा जा रहा है, बज़ाहिर ऐसा ही दिखता है कि इंसाफ होगा, और इंसाफ ही के हम मुतलाशी हैं। सवाल उठाए गए हैं, मैं उस पर ज़्यादा तबसरा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ ये सवाल उठाया गया है कि नवाज़ शरीफ के ऊपर क्या कोई करप्शन साबित हुई? जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा अच्छा चलिए दूसरा मुकदमा है एसेट्स बियॉन्ड मींस, तो एसेट्स की कीमत जो है आपने इस्टेब्लिश की? जवाब दिया नहीं। अच्छा चलिए ये भी छोड़िए, मींस जो थे वो आपने इस्टेब्लिश किए? कहा वो भी नहीं किए। तो जो गुफ्तगू चल रही है, जो जिस तरह से एक हमें तो तासुर यही मिल रहा है कि इंसाफ होगा, और हमें इंसाफ ही चाहिए। चले, आपको तो इंसाफ चाहिए, मगर हमने देखा कि संडे के दिन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठी, आप खुद भी मेरा ख्याल है वकील हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बड़ा कम जी इतवार के दिन जो हैं वो कोर्ट्स बैठते हैं, मगर खैर वो बैठे और उन्होंने प्री अरेस्ट बेल भी दे दी जरदारी साहब को। तो लोग ये बात करते हैं, ये क्या सराइयाँ होती हैं कि नवाज शरीफ को नहीं बल्कि जरदारी साहब को किसी किस्म का NRO मिल रहा है। मैं ज़रा क्विकली कमेंट कर दूं जो गुफ्तगू पहले हो रही थी। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन जब मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर आ रहे थे और फिर लाहौर से उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो वह उसी दिन उनके बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को भी लाहौर में गिरफ्तार किया गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, हालांकि उस कैंपेन में हम एक दूसरे के हरीफ हैं, एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन ऑन प्रिंसिपल्स उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को गिरफ्तार करना गलत है, और अगर आज पॉलिटिकल वर्कर्स को सिर्फ फूल फेंकने पे अगर अरेस्ट किया गया है, अगर ये बात ठीक है और वाकई ऐसा हुआ है, तो ये इंतहाई शर्मनाक चीज़ है मौजूदा हुकूमत के लिए कि उन्हें फ़ौरन इस चीज़ के ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में अगर आप किसी तरह इस तरह के पॉलिटिकल वर्कर्स को गिरफ्तार करना शुरू करेंगे तो ये अच्छी रस्म नहीं है, और हुकूमत के पहले दिन ही इस तरह का काम होना बहुत गैर मुनासिब रवैया है। कलामी माफ, मगर देखें बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी इतनी मजबूत ऑपोजिशन आई है, इतनी मजबूत ऑपोजिशन आई है, तकरीर तो आपने बड़ी अच्छी की, मगर जाके आपने जो है वो वोट शहबाज शरीफ साहब को नहीं डाला, उसके ऊपर आपने इतराज़ात कर दिए, तो धचका लगाया सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजबूत ऑपोजिशन को। तो ये आपको लगता है कि जमहूरियत की एक तरीके से आप खिदमत कर रहे हैं? देखें मुनीज़े, जिस वक्त इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्वेशंस थी, और फॉरेन इलेक्शंस के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों को इस बात पर कायल किया और कायल करते रहे कि आप पार्लियामेंट में आए, निज़ाम का हिस्सा बने। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने बड़ा एक्सट्रीम व्यू लिया था कि हम कौमी असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबलीज का हलफ तक नहीं उठाएंगे, तो इस चीज़ को सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया। और हमारा जो कंसेंसस है, जिस चीज़ के ऊपर अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई, उस आप अलायंस का नाम भी देख लें तो वो अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इन पाकिस्तान, वो कोई ग्रैंड अपोजिशन का अलायंस नहीं है। तमाम अपोजिशन जमातों की रिजर्वेशंस थी इलेक्शंस के ऊपर, और उसके ऊपर एक इंक्वायरी करने के लिए, एक कमीशन बनाने के लिए, इलेक्शंस के प्रोसेस को मजीद बेहतर बनाने के लिए प्री पोल एनवायरनमेंट, पोलिंग और पोस्ट पोल जो BCP का किरदार रहा, RTS का फेलियर हुआ, इन चीज़ों की तहकीक के लिए एक कमेटी इसके ऊपर अपोजिशन इकट्ठी हुई। मगर फैसल वाडा साहब, आपकी जानिब आऊंगी, ये जो अब एक दरख्वास्त आ गई है सेनेट के अंदर, और 2 सेनेटर्स हमारे पास यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना है,
तो अगर ऐसा हो गया तो आप क्या समझते हैं कि ये इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहां तक चलेगा? देखिए मुनीर साहब, ये पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल राइट है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, दैट्स नॉट आवर लुकआउट नंबर वन। और ये अलायंस कन्वीनियंट अलायंस था, जिस वक्त ज़रूरत होगी ये साथ होंगे, जिस वक्त ज़रूरत नहीं होगी ये मद्दे मुकाबिल होंगे। और जो चीज़ें इन्होंने की असेंबली के अंदर, मैंने तो 15 दिन पहले ऑन रिकॉर्ड आके बता दिया था कि अब्सटेन करेंगे और ये नहीं वोट देंगे। सो इसका मतलब ये है कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। और देखिए पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे खुशी शाह ने तकरीर की, उन्होंने शाह साहब ने अच्छी तकरीर थी, प्रोग्रेसिव तकरीर थी, और हम तो कलेक्टिव ऑपोजिशन को वेलकम करते हैं। हम अकले कुल नहीं है ना, हम मियाँ साहब की पार्टी की तरह एक कॉर्पोरेशन बना के मैनेजिंग डायरेक्टर बन के चलाना चाहते हैं। अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात किसी चीज़ पे राइटली सो मुल्क के लिए होंगे, हम उसको एड्रेस करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। अगर नहीं होंगे तो हम नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू ये कि सेनेट के अंदर अगर इनको लगता है कि इनके आने से कोई फर्क पड़ जाएगा लाने से, तो इनकी मर्जी है, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे के गठजोड़ जानते हैं और पास्ट की हिस्ट्रीज दोनों के एक दूसरे के पास पता है, तो ये नेचुरल अलायंस पॉसिबल ही नहीं है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अलायंस का। अच्छा, फिर बिलावल भुट्टो साहब आ गए, तो उनके पास कोई बैगेज नहीं है उनके कंधों के ऊपर, वो एक अपनी पॉलिटिक्स करने आए, क्लीन पॉलिटिक्स होपफुली करेंगे। उम्मीद है जो ना होती हुई नजर आई हमें कई सालों से बीबी शहीद साहिबा के बाद जी। तो बड़ा डिफरेंस है शहबाज शरीफ साहब की पर्सनालिटी और बिलावल साहब की पर्सनालिटी के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। बिलावल साहब हैज अ ब्राइट फ्यूचर, ही डजंट हैव एनी बैगेज, कोई करप्शन का चार्ज उनके ऊपर नहीं है। कंपैरेटिवली शहबाज शरीफ साहब खुद अभी कन्विक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनके ट्रायल्स चल रहे हैं। ठीक, मुझे मुझे एक वक्फा यहाँ पे लेना है, मगर आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून एक चेंज लाती है सेनेट के अंदर, फिर हम कुर्बतें मजीद बढ़ते हुए देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। बैक नाजरीन, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ईद के बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो क्या बनेगा। मुसद्दिक साहब, हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला कर लिया है कि सेनेट के अंदर भी हम कुछ तब्दीलियां लाएंगे और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो हम चेंज करने जाएंगे। अब नंबर्स आपके पास हैं, अगर आप ये करते हैं तो एक तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने आप खुल्लम खुल्ला आके खड़े हो जाएंगे, तो फिर जो इत्तेहाद बना है रिगिंग के खिलाफ, उसका क्या होगा? देखिए, अभी आपने देखा कि हमने आपको, मैं ज़रा पीछे ले जाता हूँ, आपको याद होगा कि सेनेट में हमने मियां रज़ा रब्बानी साहब का नाम तजवीज़ किया था। पीपल्स पार्टी का हक था वो ना माने, उन्होंने नहीं माना। अभी हमने खुर्शीद शाह साहब को सपोर्ट किया है स्पीकर के लिए। इस फैसले के बाद पीपल्स पार्टी अंदिया दे चुकी हुई थी कि वो गालिबन या शायद शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट ना करें, लेकिन हमने यही जाना कि ठीक है, उनका सियासी हक है, हमारा अलायंस जिस चीज़ के लिए है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमने खुर्शीद शाह साहब को फिर भी सपोर्ट किया। देखिए, हमें ये भी मालूम है कि हमारे अपने लोगों के ऊपर नैब का कितना वज़न डाला जा रहा है। ये मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी खुद बताएगी वो अपने फ़ैसले कैसे करती है और क्यों करती है। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नैब के केसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं धक्कम पेल के लिए और लोगों पे वज़न डालने के लिए, और हमारी पार्टी के बहुत से लोग जो हैं, लीडरान जो हैं, उनके ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है ताकि वो स्वे हो किया जा सके उनको। तो ये तमाम मामलात तो साथ चल रहे हैं। अब जहाँ तक सेनेट का मामला है, अगर आप सेनेट का मामला देखें तो उसका एक तरीक़ाकार है, जैसे स्पीकर का तरीक़ाकार है, दीगर तरीक़ाकार हैं, इसी तरह सेनेट में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाती है। पहले इसमें कोई मसला नहीं था क्योंकि हम बैठे हुए थे ट्रेजरी बेंचेस पे और ऑपोजिशन के अंदर सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी थी, तो पीपल्स पार्टी की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब अगर हम ऑपोजिशन में जाकर बैठेंगे जी, तो ऑपोजिशन में जाकर बैठेंगे तो इसमें कोई ऐसा कोई अलायंस टूटने वाली बात तो नहीं है कि सबसे बड़ी जो पार्टी है अगर वो अपना एक लीडर लेकर आए एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उससे कोई आइन कानून पामाल नहीं हो रहा, कोई उंगली नहीं पीपल्स पार्टी पे उठ रही। आपकी बात अपनी जगह के तरीकाकार है। ठीक है मुस्तफा नवाज साहब, जैसे कि ये कह रहे हैं कि उनका अपना हक है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपका जो एक अलायंस बना है। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप भी बता दीजिए कि आपके ऊपर किसका प्रेशर है।
नहीं, हम तो इनका हक तस्लीम करते हैं। नहीं, मैंने ये प्रेशर की बात नहीं की है, मैंने तो अपने प्रेशर की जिक्र किया है। हम आपको नैब का आपने जिक्र किया ना कि नैब का जो प्रेशर आपके ऊपर डाला जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी खुद बताएगी कि उनके ऊपर किसका प्रेशर है। प्रेशर का जिक्र नहीं किया, पीपल्स पार्टी का आपने कहा कि वो खुद बताएंगे, तो मैं मौका दे रही हूँ ना, खुद बताएं आप। पहली चीज तो ये कि हम इनका हक तस्लीम करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अब सूरत हाल सेनेट में मुख्तलिफ होगी, मुस्लिम लीग नून जो पहले हुकूमत का हिस्सा थी और हुकूमती बेंचेस पे थी, अब वहाँ से उठकर उसने अपोजिशन बेंचों पे आना है और इनकी अददी अक्सरियत ज़्यादा है। So you were expecting it? We were expecting it, yes. ठीक। और उसमें जो हमारी बैकडोर जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, जो हमारी कमेटी के मेंबरान एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उसके अंदर हमने ये बात वाजिया की है और शेयर की है कि अगर आप अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन लेकर आना चाहते हैं तो भले ले आए, आपके पास अददी अक्सरियत है, आपका जमहूरी हक है ये। तो हमने ये बात से इन्हें ऑलरेडी आगाह किया है और हम इनके इस हक को तस्लीम करते हैं। अब आगे चलकर ये क्या फैसला करते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि स्पीकर के इलेक्शन से पहले ही हमें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से पहले ही अंदिया हमने इन्हें दे दिया था कि हम शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुर्शीद शाह साहब के लिए वोट किया। इनकी लिया है कि एतजाज़ एहसन जो हैं वो ही आपके सदारती उम्मीदवार होंगे। पार्टी के अंदर इसके ऊपर कंसल्टेशंस काफ़ी हुई हैं और जो अभी हमने इसको ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन जो राय उभर कर सामने आ रही है वो चौधरी एतजाज़ एहसन साहब के हक़ में ही है। और जी हाँ, बिल्कुल उनके हक़ में है। और हम जो गुफ्त-ओ-शुनीद मुख्तलिफ अपोजिशन की पार्टी से जारी है, उनमें हम चौधरी एतजाज़ एहसन साहब के लिए ही हम बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनके ऊपर उनकी क्या राय है। हम चाहते हैं कि अच्छा, इसके ऊपर फैसल वाडा साहब, आपका तो आरिफ अलवी सदारती उम्मीदवार होगा। इससे पहले कि मैं आपकी जानिब आऊँ, एक सवाल बनता है आपसे मुसद्दिक साहब कि आपको तो एक्सेप्टेबल ऑब्वियसली कहीं से भी नहीं होगा एतजाज़ एहसन साहब, इससे तलखियाँ मजीद नहीं बढ़ जाएंगी, चूँकि हमें मालूम है दैट ही हैज़ बीन रादर हार्श ऑन योर लीडरशिप। देखिए, एतजाज़ साहब वैसे तो बड़े काबिल एहतराम आदमी हैं और बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, बहुत देर से हैं इस सियासत में। कुछ उन्होंने कुछ 4-5 साल से बहुत तल्ख़ रवैया और ज़बान भी जो है थोड़ी सी सख्त इस्तेमाल की है, लेकिन उस पर पार्टी क्या फ़ैसला करती है, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी की जो है वो बैठेगी सदारत में शहबाज शरीफ साहब के और फिर फ़ैसला करेगी। इस वक्त बहुत कबल अज़ वक्त है इस पर तबसरा करना, लेकिन ऑब्वियसली अगर फ़ैसला उनके हक़ में होता है या वो कभी सदर बन जाते हैं तो मैं ये तवक्का रखूँगा कि सियासत के अंदर इतनी तल्ख़ बात ना की जाए जिससे फिर हटना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक है फैसल वाडा साहब, अब आपकी जानिब आओ। एक बात मैं इजाफी तौर पे एक अगर आप इजाज़त दें एक इजाफी बात करना चाहूँगा। जी करिए। देखिए, एक थोड़ी सी मैं कंट्रोवर्शियल बात करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब का नाम जो वज़ीर आज़म की सीट के लिए तजवीज़ किया था वो पीपल्स पार्टी ने किया था, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने इनिशियली जब तमाम गुफ्तगू शुरू की थी तब भी ऑब्वियसली पार्टी के सदर तो शहबाज शरीफ साहब ही थे, लेकिन फिर भी हम वो क्या तेरे फिराक में हम जी बुरा नहीं करते, ये इनका हक़ है वो किसको वोट दें, कब अपना फ़ैसला बदलें, उन्होंने अपने हक़ का इस्तेमाल किया, हम उसका एहतराम करते हैं। अच्छा, तो फिर आपने बिट्रे किया मुस्तफ़ा नवाज़ साहब? देखिए, बिट्रेल का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद ही कह दिया कि वज़ीर आज़म के इलेक्शन और इवन स्पीकर के इलेक्शन से पहले हम आगाह कर चुके थे। पहले आप माने क्यों? नहीं, हमने तो देखिए ना, तो अभी उन्होंने खुद दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि स्पीकर के इलेक्शन से पहले भी हमें आगाह कर चुके थे कि हम वोट नहीं करेंगे शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो उनके पास इख्तियार था कि वो खुर्शीद शाह साहब के लिए वोट ना करते। ये डॉक्टर साहब ने अभी तस्लीम किया, तो हम तो पहले इन्हें आगाह कर चुके हैं। अच्छा फैसल वाडा साहब, अगर कैबिनेट फॉर्मेशन के ऊपर ज़रा सा आ जाएं तो लोग इसके बारे में ये कह रहे हैं कि जी आपके जो मिनिस्टर्स हैं उसके अंदर से जो 6 मिनिस्टर्स हैं वो PTI से बाहर हैं, फिर 8 मिनिस्टर्स जो हैं वो मुशर्रफ दौर के दौरान आपसे मुशर्रफ दौर से मुंसलिक रह चुके हैं, तो इसके अंदर आप क्या चेंजेस लाने की उम्मीद करते हैं? जब इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त आपने अपॉइंट नहीं किया, पावर एक बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर भी आपने कोई मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया, प्लानिंग कमीशन के ऊपर कोई मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया, CPEC कौन देखेगा ये नहीं मालूम, तो ऐसी काबीना के साथ आप क्या उम्मीद वाबस्ता कर रहे हैं? देखिए मुनीर साहब, ये एक अनफॉर्चुनेट सिस्टम है हमारा, जिसके अंदर हमें नंबर गेम पूरी करनी पड़ती है और सीक्रेट बैलेटिंग होती है, कई जगह पे ओपन बैलेटिंग होती है, और इस सिस्टम के अंदर आके उस सिस्टम को आपको बदलना होता है और आपको अकोमोडेट भी करना पड़ता है। और जहाँ तक आपने कहा कि बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ खाली हैं, तो आई एम श्योर कि इसका फ़ेज़ 2 होगा, या प्रोग्रेटिव प्राइम मिनिस्टर साहब का है कि वो कब समझते हैं कि फ़ेज़ 2 के मिनिस्टर्स आने चाहिए और किस लेवल पे आने चाहिए और किसको लाना चाहिए।
दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर गेम का क्योंकि मुल्क के अंदर मसला है, जैसे लोकल बॉडीज़ का भी मसला है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, ये सब चीज़ें हमें सिस्टम में आगे बदलनी है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि 100% आप परफेक्ट है और 100% जो आप काम करें वक्ल कुल है, उसमें अकोमोडेट भी करना पड़ता है, अकोमोडेट किया भी जा रहा है। बट उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्योंकि हमारा चेयरमैन और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब है, तो चेयरमैन में एड्रेस नहीं करना चाहिए, वो एक ईमानदार ऑनेस्ट स्पॉटलेस आदमी है और करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि उनकी अपने ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं, ना उनके बिजनेसेस हैं, ना उनके बच्चे पॉलिटिक्स के अंदर है। तो ये बड़ा यूनिक काम होने जा रहा है कि अगर हम अकोमोडेट भी कर रहे हैं तो उस बैलेंस के अंदर भी हम यहाँ कहीं भी टॉलरेट नहीं करेंगे कि करप्शन कर ले या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर ले या किसी का मर्डर कर ले और भाई हमारा अलायंस टूट रहा है तो हम नहीं कर सकते। और उसमें आपका हमने बहुत सारी मिसाल है, जैसे एमक्यू में हमारा अलायंस है लेकिन मेरा वसीम अख्तर का केस वहीं का वहीं चल रहा है और खड़ा है, और उन्होंने भी कहा है कि जी हम अलायंस में लेकिन हम रिगिंग को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जिसका जो राइट है वो हम उसका करेंगे, ये पहले कभी नहीं हुआ। अलायंस का मतलब ये होता था कि आपने जो काम गलत कर दिए देखिए फैसल वाडा साहब, कत्ता कलामी माफ, बात ये है कि बहुत सारी उम्मीदें हैं इस अलायंस से, और आपके जो इत्तेहादी हैं जिस तरह अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने 6 कंडीशंस आपके सामने रखी थी। उनमें से एक था कि आपने जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको आपने बाजियाब कराना है, लापता अफराद। अब वो आपको मेरे से बेहतर पता है आप सबको कि वो आपकी बस की बात नहीं है, तो ये कैसे आप डिलीवर करेंगे और आप अग्री कैसे कर गए इस 6 नुकात के ऊपर जब आपके हाथ में ही मामलात नहीं है? देखिए मुनीर साहब, इसमें बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है, लोग ज़रा एहतियात करते हैं बात करते हैं, मैं ज़रा खुल के बात कर लेता हूँ। देखिए बहुत सारी हुकूमतें और मेंगल साहब और बहुत सारे लोग मिसिंग पर्सन्स को रिलेट कर देते हैं, और अगर हम ये समझते हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों के इल्जामात हैं और अगर गलत फौज ने भी किया है फॉर एग्जांपल फॉर डिबेट सेक, तो फिर कोई भी बाला कानून तो है नहीं। तो हम ये समझते हैं कि बहुत दफा ऐसा हुआ है, प्रोपेगेंडा किया गया है, मीडिया हाउसेज इन्वॉल्व हैं, ओनर्स इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, जिसने फौज को बदनाम करने के लिए वो सारा मिसिंग पर्सन का मलबा उन पर डाल दिया। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ होगा, बट देयर कुड बी सम परसेंटेज, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 100% एक ही इदारे पे डाल दिया जाए। तो ये जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, हम बड़े क्लियर है उसके अंदर कि अगर हमें एविडेंस दिए जाते हैं या तो हमें कोई हमारा इत्तेहादी ये बता दे कि जी फलानी फौज की फलाने बैरिक के अंदर फलाना बंदा है, हम मजाक कराएंगे अगर गलत किया तो। लेकिन अभी तक परसेप्शन बिल्ड क्रिएट की जा रही, प्रोपेगेंड किया जा रहा है कि ऐसा हुआ है, ये एक्सपेक्टेशन है, स्पेकुलेशन है, ये गॉसिप है मेरे लिए। आप उसको तैयार है करने को। अच्छा, इसके अंदर कुछ दादोशुमार हमारे पास भी हैं फैसल वाडा साहब। आप जावेद इकबाल साहब से पूछेंगे जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के सरबराह रह चुके हैं, तो उन्होंने खुद सेनेट के अंदर बताया कि 1127 लोग जो हैं अभी तक लापता हैं। ये खुद उनके अल्फाज हैं, हमारे नहीं हैं। ये हुकूमत का एक मौक़िफ़ था जिसके जो सरबराह हैं इस वक्त जावेद इकबाल साहब हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे, मगर एक वक्फा लेना है यहाँ पे, वक्फे के बाद हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन। मुसद्दिक साहब, ये बताइए कि जो काबीना की एक शक्ल सामने आई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? इमरान खान साहब ने तो कल बड़ी तफसीलन तरीके से बताया कि उनका प्लान क्या होगा और बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, मगर ये बताइए कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो कह रहे हैं कि वो एक तो फ़ौरन जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं उनके ऊपर एक तरीके से कर रहे हैं डिपेंड, और दूसरा FBR को ठीक करेंगे ताकि जो टैक्स ब्रैकेट है उसको मज़ीद वसी किया जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी थोड़ी देर बाद फैसल भाई ये कह रहे थे कि ये कोई डायरेक्टर जनरल या CEO या कोई फैमिली कॉरपोरेशन की तरह हुकूमत नहीं चलाएंगे। अगर ऐसा है तो 20 के करीब वजारतें इन्होंने अपने पास काहे को रखी हैं, और फैमिली कॉरपोरेशन क्या होती है। 5 साल आप हमें उंगलियां उठाते रहे इस बात पे कि वज़ीर ख़ारजा नहीं लगाया, आपने वज़ीर इंटीरियर दाखिला नहीं लगाया, उसके अलावा आपने 18 और मिनिस्ट्रीज़ जो हैं अपने पास रखी हुई हैं, नारकोटिक्स की, प्लानिंग की, वगैरह वगैरह, आपने तमाम लिस्ट गिन ली है। तो अगर इससे ज़्यादा कंसोलिडेटेड पावर जो है, अगर ये नहीं है फैमिली कॉरपोरेशन या इमरान को, तो फिर ये क्या है जहाँ पे कोई वज़ीर आप नहीं लगाने के लिए तैयार, किसी को उसका काम देने के लिए तैयार नहीं। चले हम मान लेते हैं कि ये फ़ेज़ 1 है और कुछ अरसे के बाद फ़ेज़ 2 आएगा, देखेंगे कितने अरसे में आता है, तब तक तो हमारा क्रिटिसिज्म बरहक है। दूसरा, ऐसा नहीं है, आप इनकी काबीना देखें, आपने तो 6-7 गिने हैं, गालिबन आप उनको लॉ मिनिस्टर को नहीं गिन रही जो MQM की तरफ से आई हैं, आप अटॉर्नी जनरल को नहीं गिन रही, इनकी काबीना के तो बेशतर। तो ये तो ऐसे लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की काबीना ये वापस ले आए हैं, और इन्होंने ये भी कहा
फैसल वाडा साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? और मैं जरा बात मुकम्मल अगर आप इजाजत दें तो कर लूं। जी 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 मुसद्दिक साहब जी कर लें। जी देखिए, और हमारे साथ भी एक दो लोग उनकी काबीना के थे, मगर पूरी आधी से ज़्यादा 60-70% काबीना जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की ले आना, और उसके बाद आप बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखें। आज इन्होंने कहा कि कोई कानून से मावरा नहीं है, कोई करप्शन करके नहीं जा सकता। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम, सिडिशियस क्राइम जो है वो है आइन को तोड़ना, आर्टिकल 6 जिसको कहा जाता है। आज आपने 3 लोगों को डाल दिया ECL पे। भाई वो भले वो आपने कहा हम 3 लोगों को बाहर से पकड़ के लाएंगे, इसहाक डार साहब को, हुसैन और हसन साहब को, तो वो परवेज मुशर्रफ साहब का आपके मुंह से नाम ही नहीं निकला। और दूसरे वजीर कानून जो है, ठहरिए, वजीर कानून जो हैं वो तो दिफा के वजीर थे, दिफा के वकील थे परवेज मुशर्रफ साहब के, और अटर्नी जनरल जो हैं वो भी वकील थे परवेज मुशर्रफ साहब के। अब अगर परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर ये जाएंगे मुकदमा करने, तो अटर्नी जनरल अदालत में जाके क्या कहेगा कि मैंने जो ये मुकदमा नहीं करेंगे परवेज मुशर्रफ के ऊपर, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन। क्यों फैसल वाडा साहब, दैट इज नॉट रियली योर प्रायोरिटी, इज इट? देखिए मुनीजा साहिबा, हम इदारे मजबूत करने में बिलीव करते हैं, हम निटी ग्रिटीज़ के अंदर नहीं जाते, हम सैफ रहमान जैसे लोगों को नहीं अपॉइंट करते। अगर हमें कल इदारा लिख के ये दे देगा कि जी आप मुशर्रफ साहब को बुलाएं वापस, हम साइन ऑफ करेंगे उस चीज़ रिकमेंडेशन को। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आज हमें इदारा लिख के भेज दे कि जी हमें उनको लाना चाहिए। और जो मुसद्दिक साहब मुझे इंडिकेट करें चीज़ों के ऊपर, इन्होंने ही छोड़ा था उनको, इन्हीं के चौधरी निसार साहब थे। ये नारकोटिक्स की वजारत की बात करें, नारकोटिक्स की वजारत जरूर हम देंगे, लेकिन हम हनीफ अब्बासी की तरह नारकोटिक्स उसको बेच के कमाने नहीं देंगे। आप बात करें फैमिली कॉर्पोरेशन की, हमें 24 घंटे हुए हैं, खुदा का वास्ता हमें 24 दिन तो दे, हमें 24 घंटे से ज्यादा तो टाइम दे दे। हमने जो इम्प्लीमेंटेशन के दावे किए वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। खान साहब 3 कमरे के घर में चले गए हैं, 80 गाड़ियों की जगह 2 गाड़ियां ले ली हैं, 4 गाड़ियों की सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ है, बनी गालमन को रहना नहीं दिया जा रहा, 537 मुलाजिम की जगह 2 मुलाजिम ले लिए हैं, 80 गाड़ियां ऑप्शन हो रही है। फैसल वाडा साहब, बुरा ना मनाइएगा, मगर इंटीरियर जो है उसके ऊपर सब कुछ घूम रहा है इधर पाकिस्तान के अंदर। आपकी इकोनॉमी भी जो है वो इसके ऊपर घूम रही है कि आप सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आई लाइक यू टू आंसर जी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, कमेंट ऑन दिस कि भाई हाउ डू यू सी, ये आप काबीना को कैसे मुझे देखते हैं? 1 मिनट मुझे साहिबा 1 सेकंड मुझे दे दीजिएगा, मैं आपका एक सवाल कंप्लीट करूं, फिर मुस्तफा भाई कर लीजिएगा प्लीज, अगर आप जी जी जी। आपने फिगर का जिक्र किया था कि 1100 कुछ लोग हैं जो मिसिंग है जी। मैं समझता हूं कि 1100 नहीं होंगी, शायद 2200 होंगे। ये तो हुकूमत के फिगर्स है ना, ये तो सब फिगर बता रहे हैं, लेकिन किसी ने ये बताया है कि ये फिगर कौमी सलामती के किसी इदारे ने बंदे उठा लिए, कोई आइडेंटिफाई किया नहीं किया। मैं इस प्रोग्राम के बाद आपको तफसीलन आईडी कार्ड्स के साथ साथ दे देती हूँ कि ये लोग कहाँ पाए गए। आदियों के जो केस थे वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे थे, इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है, रिसर्च बहुत की है, मैं आपको जरूर दूंगी। मुनीरा साहिबा, तो फिर तो आपने केस ही खत्म कर दी ना। अगर आर्मी कोर्ट में कोई ट्रायल हो रहे और गद्दारी के जुमरे में कोई चीज है तो वो सब जस्टिफाइड है। कुलभूषण को भी इन्हीं इदारों ने पकड़ा था ना, आ रहे थे, ये भी तो बात है ना जी। मुस्तफा नवाज अगर देखिए जी, आप देखिए we'll talk about that later, फैसल साहब, we'll talk about that later, it's a separate topic जी। मुनीज़े, हम मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करना चाहते हैं हुकूमत की, हम इस काबीना को कैसे देख रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करना चाहते हैं कि जिसके अंदर अगर इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान में अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये कोई लेकर आ रहे हैं, ऐसी लेजिस्लेशन कानून साजी सामने लेकर आते हैं कि जिससे इस मुल्क की आवाम को फ़ायदा हो सकता है, तो फिर हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत जो दावे इन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर कर डाले और उनका कोई अमली जामा नहीं दिया और प्रैक्टिकल एक प्लान नहीं दिया, और फिर जो कैबिनेट सारी की सारी कैबिनेट वो है, टीम वो है जो पुराने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है बकौल इनके, और इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के से जो लोग हैं वो तो शायद उसके अंदर एक आधी हैं। शीरी मजारी साहब के अलावा कौन है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये शायद एक आध और हो। मेजॉरिटी जो है वो तो सारे पुराने पाकिस्तान। और फिर आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ में स्ट्रेटेजिक परवेज मुशर्रफ के दौर में इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज की और फिर उसके बाद जो पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, 12 करोड़ जिसकी आबादी है, वहां पर आप एक ऐसे शख्स को सामने लेकर आ जाते हैं कि जिसका गवर्नेंस के हवाले से जो एक्सपीरियंस है कि वो आपने तो वादा किया था कि आप ऐसे लोगों को मेरिट में सामने लेकर आएंगे कि जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, और जो नाम सामने लेकर आते रहे, जो नाम लेकर आए हैं, हर किसी के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग हो रही है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारे इस मुल्क को इस वक्त बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस आपका आया खड़ा है, खान साहब ऑन रिकॉर्ड है,
उन्होंने कहा है कि मैं कर्जे लेने की आदत को अच्छा नहीं समझता, लेकिन दूसरी तरफ असद उमर साहब $12 बिलियन का लोन नेगोशिएट